President Donald Trump, USA support 2030-2021. Why to use no speculative instead of not speculative? What is the difference between these two? How to break down 3 lines long statement into simple words? What are the themes? What is the sentence structure? And all about this editorial. Assalamu alaikum. I am here, Anna Mustafa, to help you the breakdown of the Dawn editorial, that is फोर्स टू फ्लाई सोलो। यहाँ से 2-3 अल्फाज को देखकर आपको समझ लग गई होगी कि इसका बेसिक थीम क्या है, ये एडिटोरियल किसके बारे में लिखा गया है। तो जब हम 2-4 लफ्ज़ पढ़ लें तो पता चल रहा है कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेकंड लाइन में मतलब बहुत अहम किरदार है। यूएसएड सपोर्टेड, यूएसएड की बात की गई है 2030 यानी कि अगले साल की बात की है। दैट मीन्स के प्रिडिक्शन बता रहे हैं कोई कि 2030 में क्या होगा। 2001 टू 2021 सिर्फ इस फ्रेज़ को देखकर पता चल रहा है कि हमें कुछ प्रिडिक्शंस या कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पास्ट के बारे में बताए गए हैं कि क्या फिगर्स हैं और स्टडीज़ का कंपैरिजन क्या है 2030 एंड 2021 एंड 2001। सिर्फ मोटे मोटे अल्फाज अगर हम देखें, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन लिंक है डोनाल्ड ट्रंप से, यूएस एड से, फिर एनजीओज, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स को अगर देखें तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज सेल्फ रिलायंस एंड एफिशिएंसी। तो ये किस टोन में इन्होंने बात की है और ये दोनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं। लेकिन यूएस एड का जो मामला चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट को देख के लगता नहीं कि कोई पॉजिटिविटी भी अभी होनी चाहिए। आई डोंट नो यू हैव एन आइडिया अबाउट यूएस एड कंसर्न और नॉट, लेकिन इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे यूएस एड का सारा मामला क्या चल रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट ही लाइन में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के नाम यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम और इनकी परसेंटेजेस बताई गई हैं। अब सिर्फ हम ऊपर से देखें और लाइन ना भी पढ़ें तो हमें पता चलता है ये सारे कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, मतलब इनमें कोई गरीब मुल्क नहीं है। तो इनकी परसेंटेजेस बताई गई हैं। अगेन द रेफरेंस ऑफ 2025 यानी कि करंट सिचुएशन की भी बात की गई है। तो 2030 की भी बात है, 2001 टू 2021 की भी बात है और 2025 की भी बात है। यानी कि कोई टाइमलाइन भी चल रही है, कोई हिस्टोरिकल बात भी हो रही है साथ साथ और करंट बात भी हो रही है। लास्ट पे कुछ ऐसी बातें हैं, फंडिंग, WHO एंड ग्लोबल हेल्थ फंड्स एंड लास्टली पाकिस्तान। इसका मतलब है कि एडिटोरियल जो है वो USA से चला है, डेवलपिंग कंट्रीज़ पर आया है, WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है एंड लास्टली पाकिस्तान को जब इन्होंने इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान का जिक्र किया। इसका मतलब है कि हर तरह से हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया है इसमें। तो अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ टर्म्स को देखा है और हमें क्या पता चल रहा है कि बात कुछ इंटरनेशनल लेवल की है। पाकिस्तान को भी बीच में इन्होंने यहाँ सजेशन दिया या ओपिनियन दी गई है और यूएस एड के बारे में बात की गई है क्योंकि एनजीओज़ की भी बात है और WHO की भी बात है। तो थीम कुछ इनसे मिलता जुलता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो भी मैंने आपके साथ की हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये आर्टिकल या ये एडिटोरियल किसके बारे में है, इसे हम बोलते हैं स्किमिंग, राइट। दिस इज स्किमिंग। एक होता है रीडिंग, रीडिंग होता है कि पूरा पढ़ना, सेंटेंस पढ़ना। बिफोर रीडिंग वी स्किम अबाउट द एडिटोरियल के इसमें चल क्या रहा है, मतलब मोटा मोटा देखना। जैसे हमारे पास कोई किताब आती है तो हम उसका पहले टाइटल पढ़ते हैं। अच्छा, टाइटल से पता चलता है ये कोई पॉलिटिकल बुक है या फिर करंट इश्यूज़ की बुक है या फिर इस्लामियात की किताब है। तो मतलब टाइटल से हमें ये पता चलता है। फिर हम उसकी कंटेंट लिस्ट देखते हैं। कंटेंट लिस्ट से देखकर हम पूरी नहीं पढ़ते, ज़ाहिर है वो बुक होगी, हमने देखना है अच्छा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और फिर खोल कर देखेंगे उसको, अच्छा पिक्टोरियल है या नहीं, यानी उसमें पिक्स हैं या नहीं, उसमें विजुअल्स हैं या नहीं, वो देखेंगे और फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा ये तो बुक मज़े की लग रही है, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लग रही है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ स्किमिंग, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि एडिटोरियल किसके बारे में है, कोई चीज़ किसके बारे में लिखी गई है। तो हमेशा आपने अपने आप को ट्रेन करना है इस बारे में कि जब भी कोई चीज़ पढ़ें पहले उसको स्किम कर लें, और ताकि बाद में जब आप उसकी रीडिंग करें तो आप अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें कि यस जो भी मैं स्किम करता हूँ या करती हूँ उसकी एक्यूरेसी 50% है, यानी कि मैंने स्किम किया, ये चीज़ इसके बारे में है तो 50% आई एम राइट। तो ये आपके अंदर एक हैबिट को डेवलप कराएगा कि जब भी आप चीज़ें स्किम करें, बाद में रीड करें तो आपको स्किमिंग से ही अंदाज़ा हो जाए। सो काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया है बट इट इज़ हेल्पफुल फॉर लॉन्ग टर्म। ऑलरेडी लेफ्ट रीलिंग बाय द एब्रप्ट स्वीपिंग रोल बैक ऑफ अमेरिकन डेवलपमेंट एड अंडर प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कोमा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी का मतलब ऑलरेडी यानी कि पहले से ही। रीलिंग कहते हैं अगर किसी को लाइक पंच मारा जाए ना, पंच किया जाए उसके फेस पे, तो उसका सर ना ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो वो एक होश में नहीं रहता, वो कंफ्यूज्ड और शॉकिंग पोजीशन में होता है, ठीक है। तो ये एक रील कहते हैं ना, एक रील चल रही है, दिमाग में कुछ घूम रहा है, तो उसको हम कंपेयर करते हैं शॉकिंग चीज़ से, कंफ्यूज भी और शॉक भी कि रील चल रही है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। तो ऑलरेडी लेफ्ट रीलिंग कि ऐसी चीज़ जिसने हमें पहले से ही शॉक में रखा हुआ है और रीलिंग में रखा हुआ है। बाय किस चीज़ से? बाय आंसर कर रहा है बाय व्हाट, ठीक है, बाय द एब्रप्ट। एब्रप्ट कहते हैं अचानक,
ये एक आम लफ्ज़ है, इसको आप जनरली अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ किया करें। अब्रप्ट डिसीजन, अब्रप्ट एक्शन, ठीक है। अचानक, अचानक क्या? स्वीपिंग रोल बैक। अब स्वीपिंग रोल बैक क्या होता है? स्वीप कहते हैं जैसे झाड़ू लगाने को, और अगर हम झाड़ू लगाएं तो वहाँ हम कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ से झाड़ू आ रहा है और हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आगे उसने कहा है रोल बैक, ऐसी चीज़ जो स्वीप कर रही है लेकिन बैक की तरफ, यानी कि कुछ चीज़ों को समेटा जा रहा है, बैक की तरफ रोल किया जा रहा है, ठीक है। ऑफ किसको? अमेरिकन डेवलपमेंट एड, एड यानी मदद, तो अमेरिका की वो मदद जो डेवलपमेंट के लिए हमें मिलती होती थी, ठीक है। अमेरिकन यानी अमेरिका की, डेवलपमेंट यानी तरक्की के लिए जो हमें इमदाद मिलती होती थी, अंडर किसके अंडर? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर हमें वो मिलती थी। दोबारा से पढ़े, ऑलरेडी लेफ्ट रीलिंग बाय एब्रप्ट स्वीपिंग रोल बैक ऑफ अमेरिकन डेवलपमेंट एड अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, के वो चीज़ जिसने हमें पहले से ही इस शौक में रखा हुआ है कि अचानक से अमेरिका ने अपनी डेवलपमेंट एड को रोल बैक कर लिया है, वापस ले लिया है, ठीक है। The world now has to come to terms with the possibility that millions may die as a result. दुनिया अब इस चीज़ पर आ गई है, has to come to terms, मतलब दुनिया को अब इस बात की तरफ आना चाहिए, हैज़ टू कम आना चाहिए, विद द पॉसिबिलिटी के मुमकिन है व्हाट, अब व्हाट का आंसर आगे मिल रहा है, दैट लगाया, दैट क्लोज, व्हाट का आंसर देगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट मिलियंस में डाई एज अ रिजल्ट, के लाखों लोग इस बात के नतीजे में मर सकते हैं। अब ये जो कोमा वाला फ्रेज था ना, ये इंट्रोडक्टरी था, इसने इंट्रोडक्शन दिया है कि हिस्ट्री क्या चल रही है, बैक क्या हुआ है, कि पहले से ही हम लोग इस बात को तस्लीम नहीं करें कि अचानक से उसने अपनी इमदाद को बंद कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आफ्टर द रेन, बारिश के बाद कोमा, फिर क्या हुआ, आगे स्टेटमेंट है। तो इस चीज़ में कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, ये एक फ्रेज कंसीडर होता है, फ्रेज कंसीडर होता है, ठीक है। इसमें कोई वर्ब नहीं है अभी हमारे पास, हमें पता नहीं है कि सेंटेंस क्या करने लगा है। लेकिन जब आगे उसने कहा द वर्ल्ड नाउ हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है, तो ये एक वर्ब आ गया। तो वर्ब हमें बताता है कि अब एक्शन हो रहा है। तो हमारे पास जो नॉर्मल आपने बचपन में कभी किसी सदी में 2-3 क्लास में पढ़ा होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इतना लंबा सेंटेंस देखते हैं, हम कहते हैं कि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या है। तो सिंपली दिस इज एग्जैक्टली द सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर कि यहाँ पर उन्होंने हमें इंट्रोडक्टरी फ्रेज दे दिया, फिर हमें बताया कि दुनिया अब आ चुकी है, इस हकीकत की तरफ तस्लीम करने वाली है, ठीक है, ये वर्ब आ गया, दुनिया मतलब सब्जेक्ट हो गया, द वर्ल्ड हैज़ मतलब वर्ब हो गया, और विद द पॉसिबिलिटी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्ट तो इधर ही आ गया, तो आगे क्या सेंटेंस है। सो ये जो चीज़ है ना, ये इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर रही है कि हमारे पास हमें किस हकीकत को तस्लीम करना है, कौन सी मुमकिन हकीकत है जिसे हमने तस्लीम करना है। दुनिया चाह रही है कि वो एक्सेप्ट कर लें दैट मिलियंस में डाई एज अ रिजल्ट, कि बहुत से लाखों लोग मर सकते हैं नतीजे में। पहली लाइन को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ जाए, ठीक है। आगे हम स्पीडली चलेंगे। तो इस चीज़ को हम कहेंगे दैट क्लॉज। ये ऐसा क्लॉज है जो दैट से स्टार्ट हुआ है और किसी चीज़ का आंसर कर रहा है, पॉसिबिलिटी व्हाट, तो ये व्हाट का आंसर ये चीज़ कर रही है, ठीक है। तो अब हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या बनता है कि अभी तक हम ऑलरेडी इसी दुख में थे, इसी शौक में थे कि अचानक से अमेरिका की एड रोल बैक हो गई। वो किसने की? डोनाल्ड ट्रंप ने की। और दुनिया अब इस हकीकत को तस्लीम करना चाह रही है, की तरफ आ रही है, कम टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, कहते हैं ना कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, विद द पॉसिबिलिटी कि मुमकिन है कि लाखों लोग अब फिर मजीद मर सकते हैं, ठीक है। A Lancet study estimates that up to 14 million preventable deaths may occur by 2030, including 4.5 million children if the cuts are not reversed. एक स्टडी जिसका नाम है लैंसेट, कैपिटल एल है, इसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन है और ये किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई स्टडी है। उसने ये एस्टिमेट किया। अब लैंसेट स्टडी एस्टिमेट्स, तो मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब, क्योंकि एस आया हुआ है एस्टिमेट्स, उसने ये एस्टिमेट किया है, ठीक है। तो ये वर्ब हो गया दैट। अब एस्टिमेट क्या किया है, व्हाट इज एस्टिमेटेड, तो दैट क्लोज लगा दिया, ठीक है। दैट अप टू 14 मिलियन प्रिवेंटेबल डेथ्स में अकर, के तकरीबन 14 मिलियन अमवात हो सकती हैं में अकर 2030 तक, यानी 5 साल बाद 14 मिलियन अमवात हो सकती हैं। अब प्रिवेंटेबल डेथ्स क्या है? प्रिवेंटेबल का मतलब है जैसे कहते हैं ना प्रिवेंट, बचना, तो ऐसी अमवात जिनसे हम बच सकते हैं, यानी कि ये वो अमवात हैं जिनसे हम बच सकते हैं। कैसे? अगर हमें एड मिल जाए, लेकिन हमें एड ना मिलने की वजह से ये अमवात होंगी, और उसी में इंक्लूडिंग 4.5 मिलियन चिल्ड्रन, और उसी में इतने बच्चे भी शामिल होंगे, ठीक है। इफ़ द कट्स आर नॉट रिवर्स्ड, अगर ये कट की गई
जो एड है उसको उस डिसीजन को रिवर्स ना किया गया, यानी कि वापस ना लिया गया। तो यहाँ पे दैट क्लॉज लगा के उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी है कि दैट व्हाट और इंक्लूडिंग दिस, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको दोनों कोमास के दरमियान रखा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, दैट इज इफ द कट्स आर नॉट रिवर्स। फर्स्ट में इफ कंडीशन आई तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। तो देन की स्टेटमेंट क्या है, अगर हम आसान अल्फाज में बोले, देन 14 मिलियन डेथ्स में अकर, यानी कि फ्यूचर को बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा। तो फर्स्ट कंडीशनल यही होता है ना कि इफ क्लॉज में हमें प्रेजेंट मिलता है और देन क्लॉज में हमें फ्यूचर टेंस मिलता है। आगे वो कह रहा है दिस इज़ नो स्पेक्यूलेटिव वार्निंग। दिस इज़ मतलब ये जो सारी वार्निंग है कि इतने लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि इसको एम एश ना समझो कि भाई ये बस वार्निंग दी गई है आपको, और वार्निंग भी ऐसी जो स्पेक्यूलेटिव हो, यानी कि गेस की बेस पे हो। नो, ये स्टडी की बेस पे है, ठीक है। ये कोई गेस नहीं है, स्पेक्यूलेटिव वार्निंग नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने ये नहीं लिखा दिस इज़ नॉट आ स्पेक्यूलेटिव वार्निंग, उन्होंने स्ट्रेस दिया है दिस इज़ नो स्पेक्यूलेटिव वार्निंग। अब नो और नोट में एक बड़ा वाज़ह डिफरेंस है। जो नो इस्तेमाल होता है वो किसी रिजिड थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और नॉट इस्तेमाल होता है न्यूट्रल टोन में, ठीक है। तो नो में हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसिस होता है, क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई हैव नो टाइम, इसका मतलब है मेरे पास टाइम ही नहीं है, बिल्कुल मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, आई हैव नो टाइम, मैंने आगे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ नॉट अ टाइम, दिस इज़ नॉट अ टाइम, ठीक है। नॉट अ टाइम का मतलब है कि अभी किसी चीज़ का वक्त नहीं है। नॉट अ टाइम टू स्टडी, दिस इज़ नॉट अ टाइम टू प्ले। हो सकता है रात के 2 बज गए हों कि अभी खेल नहीं सकते, सॉरी सुबह के 8 बज गए हों कि अभी खेल नहीं सकते, अभी स्कूल का टाइम है, और रात के 9 बज गए हों और कोई चाह रहा हो कि हम नान चने खाएं, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ टाइम टू हैव अ ब्रेकफास्ट। तो मतलब ये जो नॉट हम इस्तेमाल करते हैं, उस नॉट को एक न्यूट्रल टोन में इस्तेमाल किया जाता है और किसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है, लाइक रीज़न बेस होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता। तो जब हम कहते हैं नो, नो वे, कि कोई तरीका ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, आई हैव नो टाइम, या फिर हम कहें लाइक डॉक्टर्स भी लाइक शी इज़ नो मोर, तो वो एक परमानेंसी को शो कर रहा है, ठीक है, कि इसमें टेम्परेरीनेस नहीं है, दिस इज़ अ परमानेंट ट्रूथ। तो इसी तरह जब राइटर ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है नो स्पेक्यूलेटिव वार्निंग, तो वो ये नहीं कह सकता था दिस इज़ नॉट आ स्पेक्यूलेटिव वार्निंग। नॉट आ लिखता तो ज़ाहिर है हमें पता चल जाता कि इसी की बात हो रही है, कि ये वाली स्टडी एक गेस स्टडी नहीं है। बट राइटर नीड्स टू एम्फेसाइज दिस कि दिस इज़ नो अ गेस स्टडी, नो अ गेस वार्निंग। ये एक रिजिड और एम्फेथेटिक बात की गई है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं it is a projection based on an analysis of past USAID supported interventions which helped avert nearly 91 million deaths worldwide between 2001 and 21. इट इज़ अ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन किसे कहते हैं? प्रोजेक्टर का आपको पता ही होगा, ठीक है। जो एक डिवाइस होती है, यहाँ पे लगाते हैं, उसके अंदर कुछ चल रहा होता है और उसकी जो इमेज होती है यहाँ पर कास्ट होती है, तो ये प्रोजेक्शन चल रही है। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि ये जो हमने डेथ्स वाला फिगर लिया है ये प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है ऑन एन एनालिसिस। किस चीज़ की? वो एनालिसिस जो हमने हिस्ट्री में पास्ट में किया है यूएसएड सपोर्टेड इंटरवेंशंस की मदद से, यानी कि यूएसएड ने जितना सपोर्ट किया दूसरे ममालिक को, और जो अंडर डेवलप्ड हैं या जो डेवलपिंग हैं, उसकी इंटरवेंशन मुदाखलत किस हद तक हुई, लाइक किसी मुल्क में 20% उसने बहुत ज़्यादा डेथ्स को डिले किया या फिर लाइफ सेव्स की, उनका लाइफ टाइम बढ़ा दिया, और किसी मुल्क में उसने 8% किया। तो ये एक मतलब प्रोजेक्शन है। तो अब हमें इस वर्ड से क्या पता चला? प्रोजेक्शन जो होता है ना, वो सिर्फ एक गैस की बेस पे नहीं कर सकते, पीछे कुछ ना कुछ रियलिटी मौजूद है, कोई रियल फिल्म चल रही है जैसे कंप्यूटर पे, और उस चीज़ की ही प्रोजेक्शन बनती है, प्रोजेक्टर उसी को ही कास्ट करता है। तो ये वाला भी जो फिगर्स है ना कि इतनी डेथ्स हो सकती हैं, ये पास्ट में कुछ रियल फैक्ट्स हैं, रियल फैक्ट्स हैं हमारे पास पास्ट में, और उसकी आगे से हमारे पास प्रोजेक्शन चल रही है। समझ आई कि प्रोजेक्शन का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया है, कि रियल फैक्ट्स की बेस पर बता रहे हैं। यूएस एड सपोर्टेड इंटरवेंशन, यूएस एड की जो सपोर्ट थी उसने किस हद तक मुदाखलत की है, विच जिसने, ठीक है, हेल्प्ड एवर्ट नियरली, मदद की, किस चीज़ में मदद की? एवर्ट यानी कि बचा ले, प्रिवेंट करे, नियरली 91 डेथ्स, जिसने 91 मिलियन डेथ्स को एवर्ट कर दिया, वापस कर दिया, उनका लाइफ स्पैन बढ़ा दिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में, बिटवीन 2001 से लेके 2021 तक, राइट। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आए कि यूएस एड सपोर्ट किस हद तक थी हमारे पास, तो हमारे पास ये जस्टिफिकेशन है कि यूएस एड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लाइक इंटरव्यू में पूछे तो आप फैक्ट दोगे, कोई एग्जांपल दोगे कि 2001 से 2021 तक इसने तकरीबन 91 मिलियन डेथ्स को अवॉइड करवाया, प्रिवेंट करवाया, रिवर्स करवाया, और अगर फिर पॉसिबिलिटी बताओगे कि अगर ये बंद हो जाती है तो हमें कितना नुकसान होगा, तो हमें आइंदा आने वाले 4-5 सालों में
14 मिलियन डेथ्स को फेस करना पड़ेगा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपका फैक्चुअल फैक्ट एंड फिगर बेस्ड आंसर होगा। आगे हमारे पास है बिफोर यूएस एड वॉज एक्सड। एक्स किसे कहते हैं? कुल्हाड़े को। तो एक्सड मतलब ये नाउन है, एक्स कुल्हाड़ा नाम है किसी चीज़ का। तो एक्सड मतलब कुल्हाड़े का जो काम है दैट इज़ टू कट, ठीक है, कट कर देना। तो यूएस एड एक्सड होने से पहले यानी कि कट डाउन होने से पहले कोमा द कंट्री वॉज हैंडलिंग 40% ऑफ ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एड एफर्ट्स। तो वो जो कंट्री था यानी कि यूएस, वो कितना हैंडल कर रहा था? 40% तक हैंडल कर रहा था पूरी दुनिया में इंसानों की मदद की कोशिश, ठीक है। तो यूएस एड का हमें कितना फ़ायदा था कि वो पूरी दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पर ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि इंसानों की जो मदद कर रहा था वो 40% तक इसके ऊपर डिपेंडेंट थी। It is not hard to imagine how its dismantling will have lethal consequences. ये मुश्किल नहीं है, it is not hard, ये इतना मुश्किल नहीं है इस बात को तसव्वुर करना। तसव्वुर क्या करना? What to imagine that how its dismantling means कि जिस तरह इसको पीसेस में कर दिया गया है, ठीक है। लाइक डिसअसेंबलिंग, ये असेंबल था बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ ये असेंबल हुआ था, तो अब इसको डिसअसेंबल कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया। तो इसकी जो डिसमेंटलिंग है, डिसअसेंबलिंग है, उससे क्या होगा? फ्यूचर में विल शो कर रहा है, फ्यूचर में क्या होगा? लिथॉल कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि डेडली फैटल, डेडली और ऐसे नताए जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज नतीजा ऐसा निकलेगा जो लिथॉल होगा यानी कि डेथ से रिलेटेड होगा, फैटल अमवात से रिलेटेड होगा। तो ये इमेजिन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी कि अब अगर हम कह दें ना यूएस एड ने सपोर्ट बंद कर दिया है, तो समझ लो जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, माइंड में आनी चाहिए, वो ये है कि नाउ डेथ्स आर गोइंग टू हैपन एट ग्लोबल लेवल। सो ऑलरेडी क्लिनिक्स आर शटिंग डाउन, मेडिसिन सप्लाईज आर ड्राइंग अप। ऑलरेडी मतलब पहले से ही क्या होना शुरू हो गया है? क्लिनिक्स बंद हो रहे हैं, मेडिसिन सप्लाईज जो हैं, जो दवाइयाँ मिलती हैं, ड्राइंग अप, ड्राई कहते हैं ख़त्म हो जाना, कहत पड़ जाना। तो सप्लाईज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और खुश्की की तरफ यानी कि खात्मे की तरफ जा रही है। वैक्सीन प्रोग्राम्स हैव स्टॉल्ड मतलब स्टॉप कर दिए गए हैं वैक्सीन प्रोग्राम्स, एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैव बीन लेड ऑफ इन LMICs। बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे जो इस मतलब यूएस एड की तरफ से काम किया करते थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे ममालिक में थी, उनके एम्प्लॉयज़ थे, वो भी लेड ऑफ मतलब उनको भेज दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है फ्रॉम ड्यूटी, फ्रॉम जॉब, लेड ऑफ कर दिया गया है इन LMICs यानी कि लो एंड मिडल इकोनॉमिक कंट्रीज़, ठीक है। लो मिडल ऐसे कंट्रीज़ जिनकी इनकम या तो लो है या मिडल लेवल पर है, उन ममालिक में क्या क्या हो रहा है? क्लिनिक्स बंद हो रहे हैं, मेडिसिन ख़त्म हो रही हैं, वैक्सीन प्रोग्राम्स ख़त्म हो रहे हैं और वर्कर्स को आउट कर दिया गया है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास क्या है? कोमा से छोटे छोटे सेंटेंसेस को ज्वाइन किया गया है, जो सेंटेंसेस क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस से ज्वाइन किए हैं। तो आप अगर कंडीशंस बता रहे हैं, प्रेजेंट है वो, चाहे वो कंटिन्यूस है या फिर परफेक्ट है, तो है वो प्रेजेंट यानी कि हाल की बात बता रहे हैं। और इस सेंटेंस में हमें क्या मिलता है? कॉन्सिक्वेंसेज कि यूएस एड बंद होने के बाद क्या हो रहा है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सिंग द यूएस एड, ऑफ कटिंग द यूएस एड। नाउ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंड्स इट्स स्टैंड। अब यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने डिफेंड किया है, यानी कि अपने आप को डिफेंस में लिया है अपने इस एक्शन की, इस स्टैंड की, इस नज़रिए की जो बचत है वो किस फ्रेज़ में या किस बात को करके की है? तो स्टैंड ये है एज अ रियल अलाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटीज़ टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं कहा कि हम अपनी एड को अबेंडन कर रहे हैं, लाइक बंद कर रहे हैं या फिर नुकसान होगा एड को हमने ख़त्म कर दिया। नो, उसने अपना स्टैंड ये दिया अपने आप को इस चीज़ में अपनी बचत की कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को रीअलाइन कर रहे हैं। रीअलाइन मतलब दोबारा से एक तरतीब दे रहे हैं। अलाइन कहते हैं ना तरतीब देना, तो रीअलाइन दोबारा से तरतीब देना, किसको? प्रायोरिटीज़ को, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को। और उसमें उन्होंने कहा कि हम यूएस एड का बैक स्टेप इसलिए ले रहे हैं, रोल बैक इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सेल्फ रिलायंस और एफिशिएंसी की तरफ ले जाए। सेल्फ रिलायंस यानी कि सेल्फ अपने आप पर, रिलायंस मतलब डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट होना। तो मुल्क अपने आप पर डिपेंडेंट हो, किसी दूसरे मुल्क की इमदाद पर डिपेंडेंट ना हो, और एफिशिएंसी उनकी शो हो कि वो कितने एफिशिएंट है। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं कहा कि वी आर अबेंडनिंग द यूएस एड, उन्होंने कहा दैट वी आर रियलाइनिंग आवर प्रायोरिटीज़ टूवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस एंड एफिशिएंसी, कि हम अपने चाहते हैं कि प्रायोरिटीज़ रियलाइन हो जाए और सेल्फ एफिशिएंसी आ जाए, जो मुल्क है अपने आप पर डिपेंडेंट हो जाए, होना सीखें। तो ये जो चीज़ है ये एक मतलब दिस इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, लेकिन
ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं किसी हार्श रियलिटी के लिए। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो यूएस एड बंद हुई, दिस इज़ हार्श रियलिटी, और ये रियलिटी एक्सेप्ट करना मुश्किल है। सो दिस इज़ अ लाइक नेगेटिव, जो नेगेटिविटी की तरफ है, और एक हार्ड सोशल इशू है। और इस हार्श रियलिटी को एक्सप्लेन किन अल्फाज में किया जा रहा है, जैसे अगर वहाँ पे गाज़ा में डेथ्स हो रही हैं तो हम उनको डेथ्स का नाम ना दें कि इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतनी अमवात हो गई हैं, हम कहें 50,000 लोग इस दुनिया से चले गए, मतलब बड़े ही सादा अल्फाज में बता दें। हम ये ना कहें कि उनको किल किया गया है, एक हार्श रियलिटी है, लेकिन हम कहें आराम से भाई 50,000 लोग इस दुनिया से चले गए हैं। नो, अगर एक हार्श रियलिटी है उसको हार्शली बयान करना चाहिए। तो यूएस एड की एक हार्श रियलिटी ये है कि उसको बंद कर दिया गया और इसके नतीजे में 14 मिलियन डेथ्स हो सकती हैं जो हम बचा सकते हैं, प्रिवेंटेबल है। ये मैं बार बार रिकॉल इसलिए करती हूँ कि आपको याद रहे, आपने कल को रिवाइज आपको करने की जरूरत ना पड़े। आप ये एडिटोरियल सुनकर जब जाएं तो आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा हो जैसे उसको खुराक मिल गया, कुछ फूड हो उसके अंदर कि हमने कुछ सीखा है। तो हार्श रियलिटी को बड़े ही सॉफ्ट वे में बताना, नरमो नाजुक अल्फाज में बयान करना, लाइक दिस इज़ अ सेल्फ रिलायंस, और ये एक एफिशिएंसी की बात है, तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं यूफेमिज्म। So this is euphemism to explain the harsh reality in softer tone, in soft words, right? तो ये एक पॉलिटिकल टेक्निक है, पॉलिटिकल टेक्निक है कि लोग अपने जो खामियां होती हैं ना उनको बताने के बजाय इस तरफ ध्यान ले जाते हैं, शिफ्ट इस तरफ कर देते हैं कि इससे एडवांटेजेस क्या होंगे, इसके फ़वाइद क्या हैं, जबकि हमें ये भी देखना है कि इसके नुकसान क्या हो रहे हैं। But critics, including former US presidents, warn this is not reform, it is abandonment. Abandonment. लेकिन क्रिटिक्स यानी कि जो तनकीद करते हैं, जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, और उनमें वो भी लोग शामिल हैं जो कि यूएस को पिछले कई सालों में फॉर्मर मतलब पुराने यूएस के प्रेसिडेंट्स भी हैं, उन्होंने भी इस बात को वार्न किया कि ये जो काम किया है, यूएस एड वापस ले ली गई है, ये एक रिफॉर्म नहीं है। मतलब ये बात बोल के ये पता चल रहा है ना कि वो रिफॉर्म चाहते हैं, वो चाहते हैं कुछ चेंज आए। रिफॉर्म का मतलब यही होता है ना, दोबारा से बनना, फॉर्म मतलब बनना, रिफॉर्म दोबारा से बनना, तो मतलब चेंज आएगा, कुछ मॉडिफिकेशन होगी। तो वो कह रहे हैं कि ये कोई रिफॉर्म नहीं है, दिस इज़ अबेंडमेंट। ये खुलेआम एक चीज़ का इनकार किया गया है, किसी चीज़ को तर्क किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, राइट? तो हमारे पास राइटर ने क्रिटिक्स और यूएस प्रेसिडेंट्स की जो क्रिटिकल रिव्यूज़ हैं वो भी बता दिए कि कई लोग इसको रिफॉर्म समझ रहे हैं, बट इट इज़ अबेंडमेंट। इन कंट्रीज लाइक साउथ सुडान, बांग्लादेश एंड डीआरसी, डीआरसी का मतलब है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि साउथ अफ्रीका, नो सेंट्रल अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मतलब जो बिल्कुल साइड एरियाज़ हैं, साइड कंट्रीज़ हैं जिनके पास बेसिक नीड्स नहीं हैं। तो इन ममालिक में द विड्रॉल ऑफ एड हैज़ लेफ्ट लार्ज नंबर्स विदाउट एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर। ये जो एड को विड्रॉ किया गया है, वापस लिया गया है, इसने बहुत ज़्यादा लोगों को इस हालत में छोड़ दिया है, मतलब इस हालात में छोड़ दिया है कि उनके पास बेसिक हेल्थ केयर की एक्सेस भी नहीं है। मतलब वो बेसिक हेल्थ केयर को भी नहीं ले सकते। बेसिक में क्या आ जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक क्या होती है, एक कट लग गया है, बहुत ज़्यादा हो, लाइक एक्सीडेंट हो, हड्डी वड्डी टूट जाए, तो फिर बंदा ऑपरेशन की तरफ जाता है। लाइक बेसिक इस कट लग गया है, पट्टी लगानी है, बैंडेजेस नहीं है, दवाई नहीं है, पायोडीन नहीं है, तो ये बेसिक हेल्थ केयर है। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी अगर हम देखें, मतलब मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, इन कंट्रीज लाइक सूडान दिस इज कोमा, तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, राइट, कोई वर्ब नहीं है, तो ये एक फ्रेज़ है। फ्रेज़ बताया कि इन कंट्रीज़ में, ओके, कोमा इसके बाद लगाना है। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, सब्जेक्ट, द विड्रॉल ऑफ एड, ये सब्जेक्ट है, फ्रेज की फॉर्म में सब्जेक्ट है, हैज़ वर्ब, हैज़ लेफ्ट छोड़ दिया है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फ्रेज पूरा हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब है लेफ्ट व्हाट, अब ये हमारी आसानी के लिए और आपने रीडर को आसानी देनी है। लेफ्ट व्हाट क्या छोड़ा, लार्ज नंबर्स, हाउ लार्ज नंबर्स को छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है हाउ कैसे छोड़ा, विदाउट एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर, कि उनके पास एक्सेस नहीं है किस चीज़ की, बेसिक हेल्थ केयर की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ें आती हैं वो व्हाट, हाउ, विच, इन चीज़ का क्वेश्चन होती है, आंसर होती है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप 10 फ्रेज आगे डालें, 2 डालें, 3 डालें, लेकिन कभी भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे अपना सेंटेंस ख़त्म मत करें। लाइक सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे सेंटेंस को ख़त्म मत करें। ये एक अनप्रोफेशनल, अनऑफिशियल, इनफॉर्मल तरीका होता है। इसको प्रोफेशनल या फिर हाई प्रोफिशिएंट लैंग्वेज नहीं कंसीडर करते। लाइक द विड्रॉल ऑफ एड हैज़ लेफ्ट, इतनी बात करके छोड़ दिया। या अगर बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट इशूज़ हैं और अगर हम कहें हैवी रेन हैज़ स्टार्टेड, आप ऐसे लिख रहे हो और लिखें हैवी रेन हैज़ स्टार्टेड, तो हैवी रेन सब्जेक्ट आ गया, हैज़ जो है वो वर्ब आ गया, और स्टार्टेड जो है वो वर्ब के साथ, और इन लाहौर ये ऑब्जेक्ट आ गया।
अब मतलब क्या राइटर क्या रीडर क्या समझे, हैवी रेन हैज स्टार्टेड इन लाहौर, इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। अब आप एक्स्ट्रा क्या बताना चाह रहे हैं, दैट कॉजेज फ्लड, जिससे क्या हुआ, फ्लड आ गया। तो अब हाँ जी भाई, कोई बात तो की है, ऐसे ही तो नहीं मुंह उठा के बस इन्फॉर्मेशन दे दी। तो आपने अपनी राइटिंग को खाली डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना कि हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है, नो, आपने रीजनिंग देनी है, लॉजिक्स देनी है, परसुएड करना है आपने, दैट, विच, व्हाट, हु, इस तरह के क्लॉजेस को साथ फ्रेजेस को जोड़ना है ताकि आपकी राइटिंग फ्रूटफुल लगे। सो इन यूक्रेन द फ्रीजिंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी असिस्टेंट मतलब मदद ही, इंसानों की मदद करने का जो ये तरीका था उसको फ्रीज कर दिया गया है। ये सारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हैज़ डिसरप्टेड, इस चीज़ ने क्या कर दिया है, डिसरप्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। व्हाट, क्या डिसरप्ट किया है, शेल्टर, फूड एंड मेडिकल रिलीफ। यूक्रेन में इस चीज़ को ख़त्म करने से लोगों के जो शेल्टर है वो ख़त्म हो गया। शेल्टर से मुराद घर वगैरह सर ढांपने को, या फिर कह सकते हैं जो यतीम गरीब गुरबा लोग होते थे उनको शेल्टर वो ऑर्फनेजेस में रखा जाता था, वो ख़त्म हो गए। फूड खाने पीने की किल्लत होगी, दवाइयाँ नहीं मिल रही, मेडिकल रिलीफ ऑपरेशन, इन सबको डिसरप्ट कर दिया, रोक दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हैं सारे, ये सब ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे बताया लिविंग, लिविंग का मतलब होता है एज अ रिजल्ट, यहाँ पर जो मतलब आ रहा है एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इस चीज़ ने एक असर छोड़ दिया, लीव कहते हैं ना छोड़ देना, तो एक रिजल्ट छोड़ दिया। लिविंग लोकल एनजीओज अनएबल टू मीट ग्रोइंग नीड्स, कि लोकल एनजीओज भी इस काबिल नहीं हैं कि वो बढ़ती हुई ज़रूरत को मीट कर सकें, पूरा कर सकें। ठीक है, सो टू मेक मैटर्स वर्स, जितने भी ये सारे काम हो रहे हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक, वर्स मतलब मज़ीद बुरा कर देना, टू मेक मैटर वर्स, इन हालात को मज़ीद बुरा करना, वो कैसे हुआ, अदर वेस्टर्न डोनर्स, जो मज़ीद डोनर्स थे, आर स्प्लैशिंग एड्स बजट्स, उन्होंने भी अपने एड बजट्स जो हैं वो स्टॉप कर दिए, स्प्लैश कर दिया। ठीक है, कॉलन अब आगे डिटेल बताने लगे हैं वो कौन कौन से हैं। द यूके ने 40% स्लैश कर दिया, लाइक ख़त्म कर दिया। फ्रांस ने 37%, नीदरलैंड ने 30%, बेल्जियम ने 25%। तो मैंने बताया था ना कि यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो ये बिल्कुल एक साथ है। इनका क्या रीज़न है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, दैट्स वाई वो क्या करते थे, वो डोनर्स थे, तो वो डोनर्स थे, उन्होंने अपनी भी एड को बंद कर दिया ताकि ये जो मजीद हालात बन चुके हैं ना, ये कहीं अच्छे मोड़ पर ना चले जाए, इनको हम मजीद बुरा करते हैं। ठीक है, द OECD कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ये टेबल फॉर्म में है कि ये कब शुरू हुआ और क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहिए। तो OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, व्हाट, एस्टिमेट क्या किया है, दैट ओवरऑल डेवलपमेंट असिस्टेंस कुड फॉल, कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट असिस्टेंट है, जितनी हमारे पास मदद करने के सोर्सेज थे, वो गिर जाएंगे बाय 9% टू 17% इन 2025। कि अगर वो 9% तक रिड्यूस हो रहे थे ना, फॉल डाउन हो रहे थे, तो वो अब कितने और मजीद चले जाएंगे नीचे, 17% तक मजीद गिर जाएंगे 2025 में। प्लेसिंग एंटायर ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट सिस्टम्स एट रिस्क ऑफ कोलैप्स। तो इस चीज़ ने, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो सकता है, लेकिन आगे उन्होंने एडिशनल हमें बताया, प्लेसिंग, इस चीज़ ने क्या कर दिया, पूरी ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट सिस्टम को इस जगह पर प्लेस कर दिया, यहाँ रख दिया कि पूरा सिस्टम तबाह होने के खदशे में है, एट अ रिस्क ऑफ कोलैप्स, के वो तबाह हो सकता है। सो कंबाइंड दीज कट्स कुड अनडू डेकेड्स ऑफ गेन्स, इन सबको मिलाकर ये सब क्या कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं, जितना भी अभी तक हमें फ़ायदा हुआ था उसको वापस, उस फ़ायदे को वापस अपनी जगह पे पहुंचा के, लाइक नुकसान को शुरू कर सकते हैं। यानी अभी तक हासिल की गई जो तरक्की है, इतने डेकेड्स की जो फ़ायदा है, जो तरक्की हमें मिली है, उसको अनडू कर सकते हैं, ज़ाया कर सकते हैं। ठीक है, इन ग्लोबल चाइल्ड सर्वाइवल, पूरी दुनिया में बच्चे सर्वाइव करते हैं, लाइक वैक्सीन्स मिलती हैं, इसलिए उनको सर्वाइवल करना पड़ता है। इस हवाले से मैटरनल हेल्थ, जो मैटरनल हेल्थ ड्यूरिंग बेबी बर्थ, जो सारे मेडिकेशन मिलती है, डिजीज़ प्रिवेंशन एंड फूड सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा बीमारियों को रोकने के लिए, जैसे ये पोलियो की वैक्सीनेशन लगती है, इन सब चीज़ों पे, और खाने की सहूलियात जो मिलती हैं, उस लिहाज से जितने भी अभी तक फ़ायदे हुए हैं, गेन्स इन, मतलब गेन अभी तक हुआ है इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, इन सब फ़वाइद को अनडू कर सकते हैं, ज़ाया कर सकते हैं। द स्टडी हैज़ लेड इट डाउन सिंपली, जो ये स्टडीज़ की जा रही हैं और ये एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं कि ये हो जाएगा, इतनी अमात हो जाएंगी, उन्होंने सिंपली इट हैज़ बीन लेट इट डाउन, मतलब लिख दिया है, तारीख लिख दिया है बड़े सादा अल्फाज में। नाउ इज़ द टाइम टू स्केल अप नॉट स्केल बैक, उन्होंने ये लिखा है कि अब जो वक्त है वो मज़ीद ऊपर जाने का है, यानी कि
आलम में जो इंसानियत है उसको ग्लोबल लेवल पर बचाने का है, ना कि स्केल डाउन स्केल बैक, ना कि वापस जाने का है। तो एक ही सेंटेंस में दो ऑपोजिट बातें की गई हैं ना। नाउ इज़ द टाइम टू स्केल अप नॉट स्केल बैक। तो एक ही सेंटेंस में जब ये दो बातें हो जाएं, एक डायरेक्ट और एक इन्वर्स, तो इसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस स्टेटमेंट। एंटीथेसिस स्टेटमेंट के एक ही सेंटेंस में राइट डायरेक्शन भी बताई गई है और रॉन्ग डायरेक्शन भी बताई गई है, ऑपोजिट डायरेक्शंस बताई गई हैं, ऑपोजिट फ्रेजेस बताए गए हैं कि अभी हमारा जो वक्त है वो कदम बढ़ाने का है, ना कि कदम पीछे हटाने का है। लीडर्स अक्रॉस द ग्लोब मस्ट व्यू दिस एज अ प्रिवेंटेबल डिजास्टर। पूरी दुनिया में जितने भी लीडर्स हैं उनको इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए कि ये प्रिवेंटेबल डिजास्टर है, कि इस डिजास्टर को अभी भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटेबल यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, तो डिजास्टर के ऐसा डिजास्टर है जिसको अभी भी रोक सकते हैं। हाई इनकम कंट्रीज़, ऐसे ममालिक जिनकी इनकम या जिनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हाई इनकम कंसीडर होती है, मस्ट स्टेप अप एंड ब्रिज द शॉर्टफॉल बाय प्रोवाइडिंग शॉर्ट गैप फंडिंग। उनको चाहिए कि स्टेप अप करें, कदम आगे बढ़ाएं और ये जो शॉर्टफॉल हो रहा है, ये जो कट डाउन हो रहा है उसको ब्रिज करें। ब्रिज कैसे करें? बाय व्हाट? बाय प्रोवाइडिंग स्टॉप गैप फंडिंग। के उनको चाहिए कि वक्ती तौर पर टेम्परेरीली फंडिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, पैसे दें। The WHO's essential health services must be scaled up and global community must consider creating the global health funds that is insulated from political shocks. WHO जो कि WHO आगे एपोस्ट्रोफी एस यानी WHO की हेल्थ सर्विसेज जो हैं उनको चाहिए कि वो भी स्केल अप करें, अपने कदम आगे बढ़ाएं, और ग्लोबल कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो कंसीडर करे किस चीज़ के बारे में? क्रिएटिंग ग्लोबल हेल्थ फंड, कि वो ग्लोबल हेल्थ फंड्स को क्रिएट करे दैट इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल शॉक्स, जो कि किसी भी तरह के पॉलिटिकल शॉक से इंसुलेटेड रहें, यानी कि बचे हुए रहें। इंसुलेशन क्या होती है? आप किसी भी चीज़ में इंसुलेशन कराते हैं, बाहर से सर्दी आ रही है तो अंदर ना आए, बाहर से गर्मी आ रही है तो अंदर ना आए, तो ये एक इंसुलेशन है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी फंडिंग होनी चाहिए, ऐसी फंडिंग का रास्ता होना चाहिए कि अगर कोई भी पॉलिटिकल शॉक्स हमें मिले, कोई भी पॉलिटिकल शॉक्स आएँ तो फंडिंग को इफ़ेक्ट ना करें, राइट। पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट, अपने हिस्से में पाकिस्तान हैज़ नो ऑप्शन, इसके पास कोई रास्ता नहीं है, बट लेकिन टू रिड्यूस इट्स रिलायंस, रिड्यूस मतलब कम करना, रिलायंस डिपेंडेंसी को कम कर दे, ऑन एड किसी भी तरह की इमदाद पे डिपेंडेंसी को कम कर दे, एंड इन्वेस्ट इन मोर रेजिलियंट हेल्थ सिस्टम, और ऐसे हेल्थ सिस्टम पे इन्वेस्ट करे जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, जिन पे हम रिलाई कर सकें, मोर रेजिलियंट, जो ज़्यादा ड्यूरेबल हो, स्ट्रॉन्ग हो। हमारे पास ऐसा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए। इफ़ इट वांट्स टू इंसुलेट इटसेल्फ फ्रॉम द इनसोइंग शॉक्स ऑफ अनाउंस्ड कट्स, अगर पाकिस्तान चाहता है, वांट्स चाहता है कि अपने आप को बचाए इन सब शॉक्स से, जो कि किस वजह से आए हैं? शॉक्स ऑफ अनाउंस्ड कट्स, के एड ख़त्म कर दी गई है। ये रिफ्रेस करके उसी बात को बार बार कोट करें। इट इज़ एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ नाउ, ये अब वो वक्त आ गया है कि हर इंसान बस अपने लिए है। वो कहते हैं ना, नफसा नफसी का दौर आ गया, नफसा नफसी का दौर आ गया कि हर इंसान अब अपने लिए खुद ही उसको मदद करनी पड़ेगी, किसी पे डिपेंड नहीं कर सकता। तो लास्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जब इन्होंने जिक्र किया दिस स्टडी नाउ टाइम टू स्केल अप एंड नॉट स्केल बैक, इसके बाद ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अब हमें ऊपर बढ़ना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट दे के बैठ नहीं जाना कि आप लोग भी ये मतलब इंटरव्यू में बोल दो कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए और ख़त्म। भाई आगे कैसे बढ़ना चाहिए? आगे सारा नीचे तक उन्होंने बताया कि कैसे बढ़ना है आगे। लीडर्स मस्ट बताया ये करना चाहिए, ठीक है। हाई इकोनॉमिक कंट्रीज़ को मस्ट बी स्केल्ड अप, उसको भी ये करना चाहिए। WHO को ये करना चाहिए। ग्लोबल कम्युनिटी को ये करना चाहिए। फिर पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं, पाकिस्तान को ये करना चाहिए। मतलब उसने सारी ओपिनियंस दी हैं, कोई एक मसला बताया, USAID ये कर रहा है, इस वक्त में, मुश्किल वक्त में लीडर्स को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो ये आपकी एंडिंग ऐसी होनी चाहिए किसी भी ऐसे में, किसी भी क्वेश्चन में। मैंने आपको कहा था कि ऊपर मैं बताऊंगी कि OECD के बारे में। तो इसका फुल नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमें पता चल रहा है कि कोऑपरेशन और डेवलपमेंट पे काम करती है। शुरू कब हुई? 1961 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके मेंबर्स हैं 38, ठीक है। अब जाहिर है ये डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ ही होंगे। तो इसके जो फोकस एरिया है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ट्रेड हो, एजुकेशन, इन सब में हमारी डेवलपमेंटल एड जाए और कॉर्पोरेट करें हम बाकी ममालिक के साथ। इसके की फंक्शंस क्या है? पॉलिसी एडवाइस देता है, डाटा कलेक्ट करता है, एनालिसिस करता है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। इसके मेंबर्स कौन कौन है? USA, UK, कोरिया, कनाडा, फ्रांस, मतलब सब डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। और नॉन मेंबर्स कौन से हैं? लाइक इंडिया, रशिया, पाकिस्तान और कुछ के अलाइज उस तरह के जो नहीं उसके मेंबर नहीं बन सके, लाइक उनकी अपनी मर्जी क्यों नहीं बने। और रेलेवेंस टू एड ये है कि ये मॉनिटर करता है ग्लोबल एड फ्लो को, कैसे एड हो रही है, और एक रिपोर्ट देता है एट द एंड ऑफ द ईयर या हर 4-5 साल बाद। उसको कहते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट कमेटी रिपोर्ट।
लास्ट पे हम देखेंगे कि हमारा जो पूरा एडिटोरियल है ये कैसे स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। इसका जो स्टार्ट था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वो शॉकिंग स्टार्ट क्या था कि उन्होंने बताया कि यूएसए ने यूएस एड को पुल बैक कर लिया है और इतनी डेथ्स हो सकती हैं, ये वार्निंग थी। तो ये एक शॉकिंग स्टार्ट था। फिर इस चीज़ से एक अटेंशन ग्रैबिंग मतलब टेक्निक यूज़ करता है राइटर के, हम आगे देखें। फिर कॉन्सिक्वेंसेज बताएं, वो मैंने आपको भी बताया था कि क्लिनिक्स भी बंद हो गया, वैक्सीन भी खत्म कर दिया है, वर्कर्स को भी जॉब नहीं मिल रही। फिर आगे ग्लोबल रीट्रीट बताया गया कि ग्लोबली अमेरिका ने तो ये किया ही किया, लेकिन जो पूरी दुनिया की तरफ से रिएक्शन आया वो क्या कि यूके ने भी बंद कर दी, फ्रांस ने भी बंद कर दी, सब ने इस मसले को ट्रीट करने की बजाय रीट्रीट कैसे किया है, मजीद फंड्स को कट डाउन कर दिया है। अर्जेंट कॉल दी गई, व्हाट मस्ट बी डन, कि क्या करना चाहिए, अब स्केल अप करना चाहिए, सोल्यूशंस बताए हैं, ठीक है। क्रिटिकल व्यूज़ भी दिए हैं कि लाइक यूएस क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। पाकिस्तान का भी लास्ट में बताया कि पाकिस्तान को भी अब जाग जाना चाहिए, उसको भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, किसी पे रिलाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एडिटोरियल है वो इस तरह स्ट्रक्चर हुआ था कि उसका स्टार्ट भी एक अटेंशन वाला था, फैक्ट्स फिगर्स से स्टार्ट हुआ था, और फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी बताए, नताइज क्या निकलेंगे, फिर सॉल्यूशंस भी बताए गए हैं, और पाकिस्तान का रोल भी बताया। तो आपने भी जब कोई भी राइटिंग लिखनी है तो उसमें इन सब चीज़ों को लिखने से, फैक्ट्स को लिखने से, इफ़ेक्ट्स को लिखने से और सॉल्यूशंस बताने से एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और हमने टाइटल तो डिस्कस ही नहीं किया। टाइटल था फोर्स्ड टू फ्लाई सोलो, मतलब यूएसए बाकी ममालिक को जिनको एड देता है उनको फोर्स कर रहा है कि आप उड़ना सीखो, फ्लाई करो सोलो। कैसे सोलो, मतलब अकेले, आइसोलेटेड, अकेले ही। जैसे कि उसने अपने स्टैंड को यहाँ पे डिफेंड किया था। लेट्स फाइंड आउट। सेल्फ रिलायंस और एफिशिएंसी आएगी अगर हम यूएस एड बंद कर देंगे। तो ये सिखा रहा है, फोर्स कर रहा है ममालिकों कि आप अब उड़ो, लेकिन अकेले मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सो इन द लास्ट आई वॉन्ट यू टू राइट सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं, जो सीखने में आपको लाइक यू से वाओ यार ये तो पता ही नहीं था। सो व्हाट आर द वाओ मोमेंट्स ऑफ दिस एडिटोरियल, दिस वीडियो, दिस लेक्चर? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।